How companies solve this problem? There are three core approaches which company take. और ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है. तीन चीजें हैं, फाइन ट्यूनिंग, रैग और ट्रांसफर लर्निंग. लो रैंक एडेप्टेशन, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसने लिटरली लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही, जो मैंने बोला ना डेमोक्रेटाइजेशन करना, जो पीएफटी ने किया, उसमें भी लोरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. करंटली all of them, every company need this, and 99% of the products में available नहीं है. Guys, if you do it, if you understand it, you can just say that I'll build this use case for you. Hire. So guys, today I'll be giving a lecture on fine tuning LLMs, concepts, method. I'll just give an introduction. So I'm Aditya Chabra. I'm founder of CreateBytes, YugYog.ai, which is basically a very advanced computer vision system, Krigat, and all these companies. जो basically sensor intelligence, whether it is vision based computer systems or let's say natural language processing to the core level पे work करते हैं. और हम बहुत ही powerful different products we build around it, and that's also part of CB Vision as a whole, which we do. So that's what I do. मैं यहाँ पे अपना इंट्रो तुम्हें दे रहा हूँ, बट यहाँ पर मेरा एक मेन फोकस है कि जब तुम लोग 60 मिनट्स एंड प्रोबेबली मे बी 40 मिनट्स के बाद में इस वेबिनार से बाहर आओगे, तो you guys are aware about फाइन ट्यूनिंग एंड उसका मेजर मीनिंग क्या होता है. ठीक है, एंड ये इतना क्लियरली तुम्हें समझ में आएगा जहां पे तुम समझ सकते हो कि इंटरव्यू के अंदर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है. दे आस्क यू अ क्वेश्चन, लोरा और क्यू लोरा में क्या डिफरेंस है. आफ्टर दिस वेबिनार यू गाइस शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोरा एंड क्यू लोरा, एंड तुम कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हो. सो वी आर गोना स्टार्ट इमीडिएटली, एंड while we start, I'm gonna explain the slide 2, which is the concept of fine-tuning LLMs, methods and deployment at a very huge scale. Okay, so आज का टॉपिक क्या है? फाइन ट्यूनिंग. 2024 तक अगर कोई स्टूडेंट कहता था मॉडल फाइन ट्यून करना है, तो लोग like literally, like when it comes to production level company, it was a little bit of joke. Reason being, you need to spend lakhs ऑन जीपीयू, जो एक प्रोडक्शन ग्रेड फाइन ट्यूनिंग करते हैं, और एक पूरा मशीन लर्निंग का टीम चाहिए होता था, और उसके साथ में आपका क्लाउड का बिल भी काफी अच्छा आता था अगर आपके पास में वैसा हार्डवेयर नहीं पड़ा है. पर आज मई 2026 में एक 4090 जीपीयू, एक 4070 का जीपीयू प्रोडक्शन ग्रेड, मतलब थिंक अबाउट इट, आरडीएक्स इवन 3090 24 जीबी पे 7 बिलियन पैरामीटर का मॉडल फाइन ट्यून कर सकता है, which is a big thing. 7 billion parameter model. We are touching the level of Mistral with that. One single GPU, one single afternoon, and उसके बाद में तुम्हारा फाइन ट्यूनिंग खत्म हो जाए. That is the power right now. And आज इस सेशन में हम exactly यही सीखने वाले हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, कौन सी टेक्निक्स कब यूज करनी चाहिए, और प्रोडक्शन में ये कैसे डिप्लॉय होता है. That's what we are gonna be learning. And then एज ऑलवेज मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं कि वाई, लाइक एज अ स्टूडेंट, इवन आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ, ऑलवेज वी शुड आस्क क्वेश्चंस. व्हाई एलएलएम्स फेल इन प्रोडक्ट्स. लाइक जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अवेलेबल हैं तो उन्हीं को यूज कर लो ना यार. फाइन ट्यूनिंग का क्या जरूरत है, और अगर जरूरत है तो प्रोडक्शन पे क्यों जरूरत पड़ रही है. व्हाई डू दे फेल, व्हाई इजंट इट पॉसिबल टू यूज देम. तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है तो तुम्हें सोल्यूशन को उस एंगल से देखने का मौका नहीं मिलेगा. एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. सो इमेजिन करो, तुम एक स्टार्टअप बना रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी के लिए चैटबॉट है, तुमने चैट जीपीटी का एपीआई लगा दिया है उसके ऊपर, और सब कुछ रेडी पड़ा है. डेमो में क्या गलत हो सकता है, क्या सही चलेगा, वो सब बाकी बात है. बट जब तुमने चैट जीपीटी एपीआई इंटीग्रेट करी और डेमो दिखाया, एवरीवन विल बी लाइक ओ यार इट इज गोइंग गुड, इट इज. बट जब तुम लॉन्च करोगे प्रोडक्शन पे ऐसा एक चैटबॉट, तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है. पहला है जेनेरिक रिस्पॉन्सेस. कितना भी अच्छा प्रॉम्प्ट लगा लो, कोई कस्टमर पूछता है मेरे क्लेम कब सेटल होगा, और बॉट जेनेरिक विकिपीडिया स्टाइल आंसर दे देगा तुम्हें, और कोई बिजनेस स्पेसिफिक सिनेरियो नहीं बना पाएगा. कोई भी कंपनी का टोन नहीं आ सकता. हर कंपनी का अपना टोन होता है. एचडीएफसी का टोन अलग होगा, जेरोडो का अलग होगा, स्विगी का अलग होगा. जेनेरिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कंपनी की पर्सनालिटी नहीं फिट किया जा सकती. एंड देन इनकंसिस्टेंट आउटपुट्स मिलेंगे. एक ही क्वेश्चन पे 3 बार सेम क्वेश्चन पूछने पे तीनों टाइम अलग अलग आंसर मिलेंगे. एक एलएलएम को पीछे बिठा दिया तो प्रोडक्शन में ये एक डिजास्टर है, और हमें समझना होगा. एंड देन उसके बाद में कोई भी वर्कफ्लो की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. बॉट को नहीं पता कि अगर कस्टमर कैंसिलेशन का मेंशन कर रहा है तो
कौन सा फॉर्म भरवाना है उससे। तुम सोच सकते हो कि थोड़ा एजेंट्स के थ्रू कर लें, बट अगेन देयर आर इश्यूज विच विल कम इन। सो जेनेरिक रिस्पॉन्सेज, कंपनी का टोनालिटी, इनकंसिस्टेंट आउटपुट्स, वर्कफ्लो की अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, ये सब रियल प्रॉब्लम्स होती हैं जब एलएलएम्स को पीछे बिठा देते हो। एंड ये रियल प्रॉब्लम है जो हर एक एआई प्रोडक्ट टीम फेस करती है राइट नाउ। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइन ट्यूनिंग आता है, एंड होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू नाउ। हाउ कंपनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देयर आर 3 कोर अप्रोचेस विच कंपनी टेक इसको सॉल्व करने को। सो इंडस्ट्री में ये 3 अप्रोचेस हैं इन प्रॉब्लम्स को ओवरऑल, लेट्स से टू अ सर्टेन एक्सटेंट, आई वोंट कॉल इट एज प्रॉपर्ली सॉल्व करना, बट लाइक टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक अप्रोच है जहां से आप ओवरकम कर सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। सो यू गाइस नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कम्स इन द इंटरव्यू टू। पहला है फाइन ट्यूनिंग। ये मॉडल के अंदर जाके उसके बिहेवियर चेंज करता है। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग में मॉडल का कोर बिहेवियर चेंज करना फाइन ट्यूनिंग का काम है। टोन, स्टाइल, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ ये चीज करता है फाइन ट्यूनिंग। दूसरा मेथड है रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसके बारे में आई हैव गिवन लेक्चर्स बिफोर। ये मॉडल के बाहर से नॉलेज लाता है रियल टाइम में। जैसे तुम्हारे पास में एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो हर सवाल पे पहले गूगल करता है एंड देन आंसर देता है, इसी तरह ये तुम्हारे डेटा से रिट्रीव करके तुम्हें आंसर दे रहा है। एंड तीसरा है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, विच आई पर्सनली यूज, विच इज हाइब्रिड सिस्टम। ये प्रोडक्शन में एक्चुअली यूज होता है, फाइन ट्यूनिंग और रैग दोनों को मिला के। मैं एक इंटरेस्टिंग लाइन पढ़ी थी जो मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, प्रोडक्शन सिस्टम्स आर नॉट प्योर, दे आर मेसी, दे आर हाइब्रिड, और ये 100% सच्चाई है। अगेन ये बात समझना, वी थिंक दैट प्रोडक्शन सिस्टम आर very clean, or no, when it comes to AI, when it comes to these kind of things, production systems are not pure, they are messy, and they are hybrid, because they have to take care of lot of different corner cases, different scenarios, so you have to put them together, and that's why hybrid approach is something which I have been using in production. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, मैकेंजी की 2024 की स्टेट ऑफ एआई रिपोर्ट है, और इसको मैं पहले भी कोट कर चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं। 65% ऑफ द कंपनीज अब जनरेटिव एआई यूज एट अ वेरी हाई स्केल कर रही है, और जो सबसे ज्यादा आरओआई जनरेट कर रहा है वो कस्टम फाइन ट्यून मॉडल सिस्टम्स है। तो ये स्किल जो आज हम सीखने वाले हैं वो यही है कि हाउ टू डू कस्टम फाइन ट्यून मॉडल ट्रेनिंग, एंड देन ये इंडस्ट्री पे कितना बड़ा इंपैक्ट है और कितने लोग ऐसे राइट काइंड ऑफ पीपल को हायर करने के लिए रेडी है। बट अगेन बिफोर आई जंप टू स्लाइड 5, रमा एक ईमेल आईडी शेयर हुआ है, वी विल आंसर योर क्वेश्चन। आई थिंक जो तुमने अभी भेजा था, यू विल गेट एन आंसर in terms of कैसे डिप्लॉय करना है, and I'm gonna have a dedicated session at the end of this call on deployment, Rama. So it's better that you ask a question then and there and we'll answer, and then maybe someone from the team will help you in terms of deploying your current code base. So we'll do it, Rama, for you. So like now we'll quickly jump towards what is fine tuning, and अब इस बात को समझना everyone. So far so good guys, मेरे साथ में हो सब जने? ठीक है, अब थोड़ा इसको हाई लेवल समझना। तो फाइन ट्यूनिंग का एग्जैक्टली क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करता हूं फाइन ट्यूनिंग। लेट्स से तुमने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया, ओके, उसने सारी जनरल पढ़ाई कर रखी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, लिटरेचर सब पता है। अब तुम चाहते हो कि दिस चाइल्ड स्पेसिफिकली शुड बी एबल टू हैंडल द बिजनेस ऑफ योर फैमिली। ठीक है, एंड लेट्स से तुम्हारा टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो तुम क्या करोगे, उसे बिठाओगे, उसे बताओगे कि कपड़े की इंडस्ट्री कैसे काम करती है, थ्रेड्स, फैब्रिक्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स के पैटर्न्स, सब कुछ समझाओगे। नाउ दैट चाइल्ड पहले से स्मार्ट था, तो सिर्फ उससे स्पेशलाइज करने के लिए तुमने ये काम किया, एंड दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। सो यही फाइन ट्यूनिंग है। एक प्री ट्रेन मॉडल लाइक लामा, मिस्ट्रल, क्विन, कोई भी ले लो, उसे आप अपने स्पेसिफिक डेटा पे थोड़ा सा ट्रेन करते हो ताकि जो रिजल्ट्स हैं उसकी टोनालिटी चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर आपके जैसा बन जाए जैसा आप चाहते हो, और डिसीजन मेकिंग आपके डोमेन के अकॉर्डिंग हो पाए, एंड दैट्स व्हाट फाइन ट्यूनिंग इज। एंड इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल लो, अगर आप जोमेटो के सपोर्ट कॉन्वर्जेशन पे एक मॉडल फाइन ट्यून करोगे और उसकी सारी ओल्ड कॉन्वर्जेशन को उठाओगे, तो वो मॉडल ऑटोमेटिकली जोमेटो के स्टाइल में रिप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। वो ये नहीं बोलेगा सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वो बोलेगा एक दूसरी डिस्टिंक्टिव टोन में जो जोमेटो यूज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ asking for apologies or other things. ठीक है, that's what fine tuning is. Now, why fine tuning matters? अब prompt engineering भी तो है हमारे पास में, रैग भी है हमारे पास में, फाइन ट्यूनिंग की जरूरत क्या पड़ी? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन और इसका आंसर इज कंसिस्टेंसी। प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रिडिक्टेबिलिटी। आप नहीं चाहते कि सेम क्वेश्चन के लिए 3 डिफरेंट आंसर्स आए,
And fine tune model deterministic-ish, I will say the word deterministic-ish, मतलब जरूरी नहीं है exact deterministic हो, but बहुत extent तक आप बना सकते हो, behave करना start कर देते हैं, ठीक है। सेकंड है बिजनेस रूल्स बेक्ड इन, आपके कंप्लायंस रूल्स, आपका ब्रांड गाइडलाइन सब मॉडल के अंदर बिल्ड हो जाता है, हर बार प्रॉम्प्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। सो तुम्हारे बिजनेस रूल्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। थर्ड रीजन जो है वो है स्पेशलाइज्ड टास्क में काफी बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है अ फाइन ट्यून मॉडल। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ 2026 जो स्टडीज ने काफी सारा इसी के बारे में डिस्कस भी किया है कि फाइन ट्यून 7 बिलियन ऑफन बीट्स अ जनरल पर्पस 70 बिलियन मॉडल। एंड ये जब लामा आया था इसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, मतलब तुम्हारा एक 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल जो फाइन ट्यून्ड है वो 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल ऑन स्पेसिफिक टास्क बेटर परफॉर्म कर सकता है, 10 टाइम्स स्मॉलर, चीपर, फास्टर एंड बेटर देन दैट। दैट्स द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच यू गाइस नीड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। एंड देन एक और रीजन है जो यू गाइस शुड अंडरस्टैंड एंड नो अबाउट इज द पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज कम एरर्स आना। जब एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बनता है, रिपीटेटिव टास्क होते हैं, तो ये सब सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं और तुम्हारे को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आउटकम देना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाई फाइन ट्यून मैटर करता है, फाइन ट्यूनिंग मैटर करती है। बिफोर आई जंप हियर, a quick question to all of you, and this is something which I want to ask: have you guys done any fine tuning in past before? No, no. तो मजा आने वाला है जो अब अपन चालू करेंगे वो करेंगे अभी ट्रांसफॉर्मर से नेक्स्ट थिंग, तो इट विल बी फन। कोई तो होगा यार, नहीं कोई भी नहीं। ओके, आई एम गोना नाउ जंप टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मर्स। नाउ ये फाउंडेशन है, अब थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं और अब अपन घुसते हैं मेन उसमें, बट बहुत सिंपल रहेगा, मतलब डोंट वरी अबाउट इट, बहुत सिंपली समझाऊंगा। फाइन ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट तभी पॉसिबल हुआ जब ट्रांसफॉर्मर्स आए, ठीक है, उससे पहले नहीं था। कब आए थे? 2017 में गूगल ने एक पेपर पब्लिश किया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। ये पेपर मॉडर्न एआई का बर्थडे की तरह मान के चल सकते हो, और इसे हमेशा याद रखो, मैं कई बार इसके बारे में बोल भी चुका हूँ। ट्रांसफॉर्मर से पहले मॉडल्स का जो डेटा था ना वो सीक्वेंशियली पढ़ते थे, मतलब कि द कैट इज ऑन द मैट, द पढ़ोगे, कैट पढ़ोगे, इस पढ़ोगे, वो सीक्वेंशियल पढ़ता, वर्ड बाय वर्ड, बहुत स्लो था। सो एक ह्यूज बुक को पढ़ने के लिए मतलब वीक्स एंड वीक्स लग जाते थे इन ऑर्डर टू गेट द फुल बुक अंडरस्टैंड। ट्रांसफॉर्मर ने दो चीजें चेंज कर दी। पहला, सेल्फ अटेंशन, मॉडल्स एक ही वक्त में पूरा पैराग्राफ देख सकते हैं, सारे वर्ड्स का रिलेशनशिप समझते हैं, लाइक द कैट सैट ऑन द मैट बिकॉज इट वॉज टायर्ड। यहाँ पे जो इट है ना, इस पे किस इट के लिए हुआ है, कैट के लिए हुआ है, मैट के लिए हुआ है, ये पता करा जा सकता है इमीडिएटली वाया द सेल्फ अटेंशन लेयर, एंड दैट्स व्हाई सेल्फ अटेंशन लेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा है पैरेलल प्रोसेसिंग, सारे वर्ड्स एक साथ प्रोसेस हो सकते हैं जीपीयू की फुल पावर यूज करते हुए। सो ट्रांसफॉर्मर्स को यूज किया और उसकी सेल्फ अटेंशन पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से आज थिंग्स ड्रास्टिकली चेंज हो गई। अब यही ब्रेक थ्रू है जो ट्रांसफर लर्निंग को पॉसिबल बनाता है, एंड हम समझेंगे ट्रांसफर लर्निंग। पहले एक मॉडल को मैसिव डेटा पे प्री ट्रेन कर दो, फिर उसे स्पेसिफिक टास्क के लिए फाइन ट्यून कर लो, और ये दो अप्रोच जो हैं यही आज के टाइम पे हमारी मॉडर्न एआई की एक कोर रेसिपी है। पहले कर दो प्री ट्रेन एंड देन उसको फाइन ट्यून, और इससे तुम बहुत ही स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म कर सकते हो। नाउ वी आर गोना जंप टुवर्ड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, और ये क्रिटिकल कंपैरिजन है सो दैट कॉन्सेप्चुअली एकदम सॉलिड फाउंडेशन हो, ठीक है। इस कंपैरिजन को देखना, ठीक है, और ये कंपैरिजन बहुत क्रिटिकल है। तीन चीजें हैं, फाइन ट्यूनिंग, रैग और ट्रांसफर लर्निंग। बहुत डिफरेंट चीजें हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इन चीजों को समझने में। फाइन ट्यूनिंग की बात करते हैं, ये एक मॉडल का बिहेवियर चेंज करता है, स्टैटिक रहता है ट्रेनिंग के बाद में, पर उससे पहले एक दूसरा काइंड ऑफ बिहेवियर था और उसके बाद में दूसरा हो गया। दिस इज बेस्ट फॉर टोनैलिटी और द फॉर्मेट और द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आउटकम। रीट्रेनिंग चाहिए अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ अपडेट करना हो इन टर्म्स ऑफ योर आउटकम, तो आप रीट्रेनिंग कर सकते हो। दिस इज बेसिकली फाइन ट्यूनिंग। नाउ देयर इज रैग, ये मॉडल के नॉलेज में बाहर से चीजों को ऐड करता है, ये बहुत डायनेमिक है, हर रिक्वेस्ट पे फ्रेश डेटा लाता है, बेस्ट फॉर अपडेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आज का न्यूज, लेटेस्ट पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट्स पाइपलाइन बन के रेडी हो जाते हैं जिसमें आप चंकिंग के बाद में आपने एम्बेडिंग जनरेशन किया, एम्बेडिंग जनरेशन से अगर आपने नॉलेज ग्राफ एक्सट्रैक्शन किया वो डाला, और उसके बाद में फाइनली आपने एक जगह पे सेव कर लिया।
देन फिर रिट्रीवल चालू होता है। रिट्रीवल एक अलग बॉल गेम है, मैंने पहले समझाया। रिट्रीवल में काफी सारी चीजें कर सकते हो, बाय एनकोडर टेक्निक, क्रॉस एनकोडर टेक्निक, एंड देन रिट्रीव करके यूज किया। सो दिस इज लाइक अ रैग सिस्टम। ओके, बट ये कई बार आपको फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन में और अच्छा बनाता है। नाउ ट्रांसफर, ये एक कॉन्सेप्ट है और एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसके अंडर फाइन ट्यूनिंग आता है। समझना, ट्रांसफर लर्निंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर फाइन ट्यूनिंग आता है। एक मॉडल की एग्जिस्टिंग नॉलेज को रीयूज करके नए टास्क पे अप्लाई करना, ये ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। एक लाइन में याद रखो, एक लाइन, फाइन ट्यूनिंग टीचेस बिहेवियर, रैग प्रोवाइड्स नॉलेज, ट्रांसफर लर्निंग इज द फिलॉसफी बिहाइंड बोथ। फाइन ट्यूनिंग टीचेस बिहेवियर, रैग प्रोवाइड्स नॉलेज, ट्रांसफर लर्निंग इज द फिलॉसफी बिहाइंड बोथ ऑफ देम। और प्रोडक्शन में दोनों को एक साथ चलाते हैं अपन। ऐसा नहीं होता कि खाली रैग यूज हो रहा है फाइन ट्यूनिंग। अगर एक अच्छा गुड ग्रेट प्रोडक्शन में आना है, दोनों एक साथ चलाओ। नाउ कम्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, टाइप्स ऑफ फाइन ट्यूनिंग। ओके, अब फाइन ट्यूनिंग के अंदर भी अलग अलग फ्लेवर्स है, समझो, सब सेम नहीं होता। ठीक है, मैं आपको हाई लेवल तीन चीजें बताता हूं जो देख सकते हो। सबसे पहले है फुल फाइन ट्यूनिंग, पूरे मॉडल को रिट्रेन करना। ये बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, बट ये कई बार करते हैं लोग। द सेकेंड वन इज वेरी पावरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज समथिंग which is like can change the entire thing. And guys, this is what I request from you. We will be jumping into doing this activity. मैं आपको GitHub repo शेयर करूंगा, उसके ऊपर उसको क्लोन करो, उसको समझो, उसको यूज करो अपने कुछ फाइन ट्यूनिंग में। पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, PEFT। ओके, सिर्फ छोटे सबसेट ऑफ पैरामीटर्स को ट्रेन करना हुआ तो उसको पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं। 7 बिलियन पैरामीटर को थोड़ी ट्रेन करोगे, कुछ सोचे सबसे को ट्रेन कर लो, वो होती है पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। इसके अंदर दो पॉपुलर टेक्निक्स है, लोरा एंड क्यूलोरा, जिसपे मैं आऊंगा अभी। ठीक है, नाउ लेट्स टच सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, जिसको बोलते हैं SFT। एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ फाइन ट्यूनिंग है जो इनपुट आउटपुट पेयर्स के बेसिस पे ट्रेनिंग करती है। और मैं मतलब एज अ स्टूडेंट यू गाइस शुड जस्ट नो अबाउट SFT। इट्स नॉट लाइक आई यूज PFT a lot, but you guys can start from SFT. I'll explain how. अच्छा, अगले जो स्लाइड्स हैं उसमें हम एक एक करके तीनों की डिटेल में जाने वाले हैं। और ये जो नॉलेज मैं आपको दूंगा, 90% ऑफ द करंट एआई इंजीनियर्स जो अभी वर्क कर रहे हैं वो स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे गेम प्ले कर रहे हैं। सो तुम्हारे पास में एक मौका है टू बेसिकली कम आउट एट द टॉप एंड वाया अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल। ओके, नाउ समझना, फुल फाइन ट्यूनिंग। पहला है फुल फाइन ट्यूनिंग, इसका मतलब सिंपल है, मॉडल के सारे पैरामीटर्स को अपडेट करते रहो, वो होता है फुल फाइन ट्यूनिंग। अगर लामा का 3.1 का 70 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है तो सारे 70 बिलियन पैरामीटर को अपने लेवल पे डेटा पे नए ट्रेनिंग के साथ में ट्रेन करो सारे पैरामीटर्स पे। दैट इज फुल फाइन ट्यूनिंग। ये सबसे पावरफुल अप्रोच है। इसके अगर ये अप्रोच को जाते हो, पावरफुल अप्रोच इन द सेंस दैट कि तुम्हें मैक्सिमम कंट्रोल मिल रहा है, मैक्सिमम कस्टमाइजेशन मिल रहा है। अगर आप एक बहुत स्पेशलाइज्ड डोमेन में काम कर रहे हो, जैसे मेडिकल, लीगल, डिफेंस, और आपके पास डेटा भी उतना ही ज्यादा है और कंप्यूट भी अच्छा है, तो फुल फाइन ट्यूनिंग एक अनमैच्ड रिजल्ट दे सकता है। सिंपल इनफ। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब मैं लेकिन बोल रहा हूं ना, ठीक है, समझना, बहुत सारे जीपीयू कंप्यूट चाहिए। एंड मैं जिस जीपीयू कंप्यूट की बात कर रहा हूं और 70 बिलियन मॉडल की बात कर रहा हूं, 8 into H100 मिनिमम फॉर अ सीरियस वर्क। 8 into H100 का मतलब बताए, 8 H100 जीपीयू। तो मैं बताता हूँ, A100 जो H100 से बहुत छोटा है, उसका AWS का कॉस्ट है $3,000, $3,000 पर मंथ। अब सोचो H100 आ जाएगा। और हमने रिसेंटली एक H100 का पूरा वी गॉट अ क्रे सर्वर, उसका अकेले का कॉस्ट एक क्रे सर्वर का गोज टू अबाउट 4.5-5 करोड़, एक 8 जीपीयू का क्लस्टर। दैट्स द कॉस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, विच इज 8 H100 सर्वर। बहुत सारी मेमोरी चाहिए, बहुत सारा टाइम, 24 से 28 से 50 घंटे तक इजी लगेंगे, कई बार 7-7 दिन चल सकता है।
और बहुत ज्यादा मनी स्पेंड होता है फाइन ट्यूनिंग में। फुल फाइन ट्यूनिंग एक स्पेशलाइज्ड टूल है और ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा नीश सिनेरियोज बनाने के लिए है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको स्किप किया जाता है बिकॉज इट मे नॉट बी एज हेल्पफुल, बट अ लॉट ऑफ कंपनीज नीड इट एंड डेफिनेटली यू गाइस शुड नो द कॉन्सेप्ट and know the trade-offs too about it, and that's what we'll be discussing. Okay, so trade-off को थोड़ा सा ढंग से ओपनली समझते हैं। एडवांटेजेस तो हमने देखे, डीपेस्ट कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, मॉडल का डीएनए चेंज करना हो प्रॉपरली, फुल डीएनए तो सीधे फुल टाइम फाइन ट्यूनिंग कर लो। नैरो टास्क पे सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, व्हेन आई से नैरो टास्क मतलब बहुत स्पेसिफिक टास्क पे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, फुल फाइन ट्यूनिंग। लिमिटेशन समझना, लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और स्लो है। सिंगल ट्रेनिंग रन करने में तुम्हारे लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज लग जाएंगे अगर क्लाउड पे कर रहे हो, नहीं तो तुम्हें ये बड़ा क्लस्टर बाय करना पड़ेगा जो करोड़ों में आता है। मल्टीपल वर्जन मेंटेन करना मुश्किल है, हर यूज केस के लिए एक अलग फुल मॉडल बनाना पड़ेगा। और इसका मतलब है कि एक स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइन ट्यूनिंग में, और उसके बाद में उसको कीप करने के लिए स्टोरेज भी एक्सप्लोड होगी इसको करने में। और बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व हैं अगर आपको स्पेशलाइज नहीं हो तो। रिस्क ऑफ ओवरफुटिंग एंड फॉरगेटिंग, ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, ठीक है। और इसको समझना, ये एक कॉन्सेप्ट है कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग, और कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग हम अभी थोड़े टाइम में देखने वाले हैं। बट रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग एंड फॉरगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे हो सकता है। एक इंडस्ट्री का सीक्रेट बताता हूँ, ठीक है, जो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताता। 90% कंपनीज फुल फाइन ट्यूनिंग नहीं करते हैं और ना ही वो मांगते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए, डिटेल्स पता होनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोचेस पता होनी चाहिए, बट तुम्हें मतलब सिर्फ वहां पे छोड़ सकते हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली करके देखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज पीईएफटी मेथड्स लाइक लोरा, और अब मैं वो समझाऊंगा क्यों, ठीक है। अब चलते हैं पीईएफटी विच इज पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। तो ये पीएफटी क्या है, ठीक है, 2026 का लिटरल गेम चेंजर है ये मान के चलो, और हर जगह पे यूज हो रहा है, और ये मान के चलो तुम्हें आना चाहिए। इस सेशन के बाद में तुम्हें पता लग जाएगा, गेटअप रेपो पे जाओ, समझो और करके देखना, ठीक है। और बहुत ही जीनियस आइडिया है, अगर फुल मॉडल को रिट्रेन करना महंगा हो रहा है तो व्हाई नॉट सिर्फ एक छोटा सा सबसेट को ट्रेन कर लेते हैं उन पैरामीटर्स को। बेस मॉडल के सारे वेट्स को फ्रीज कर दो, ठीक है, बेस मॉडल जो है उसके सारे वेट्स फ्रीज कर दो, सिर्फ एक छोटे से ट्रेनेबल लेयर को ऐड करो और उसी को ट्रेन कर लो। ये होता है पीईएफटी। और इसका रिजल्ट, अब इसको वील गेट इनटू डिटेल तो तुम्हें समझ में आएगा प्रैक्टिकली कैसे करना है, बट रिजल्ट का समझो। 70% तुम्हारा वीरैम का कॉस्ट डाउन हो जाएगा मिनिमम, मेमोरी तुम्हारी डाउन हो गई, सिंगल कंज्यूमर जीपीयू पे चलाया जा सकता है, मतलब 4090 3090 पे चला लो। एक ही दिन में 5 से 10 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि फास्टर वे ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, तो रिस्क भी कम हो गया। और देन बहुत इजीली स्केल कर सकते हो, एक बेस मॉडल प्लस मल्टीवेट लाइट वेट लेयर से अडेप्टर बना लिए, तो तुमने एक बेस मॉडल को अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग चीजों के लिए फॉर दैट स्पेसिफिक टास्क बना लिया। पर ऑनेस्टली ये आइडिया जो है ना, ये इतना ज्यादा रिवॉल्यूशनरी है दैट कि हर कंपनी को जरूरत है, इंटरनल एक्टिविटीज में, एक्सटर्नल एक्टिविटीज में। सो पहले फाइन ट्यूनिंग सिर्फ बड़ी कंपनीज कर रही थी, बट आज के टाइम पे all of us, we all students, we all can do it on our laptop. DeepSeek R1 Distill Llama 8B, ओके, ये उठा लो, मल्टीपल है, DeepSeek पर R1 वाला मॉडल देखा है, ठीक है, लामा का 8B उठा लो, ये सब के सब फाइन ट्यून किए जा सकते हैं ऑन अ चेन ऑफ थॉट डेटा पे, ठीक है। और मतलब इसके एग्जांपल्स भी हैं, और आज का जो सेशन है इसमें तुम देख भी सकते हो कैसे करोगे। पीएफटी ने लिटरली इस इंडस्ट्री में डेमोक्रेटाइजेशन लेकर आया है विद एआई, बिकॉज फाइन ट्यूनिंग की सबको जरूरत होती है, बट ये होता नहीं था, बट बिकॉज ऑफ पीएफटी अब ये हो सकता है। तो समझो इसकी मतलब। अब नाउ इस इंपॉर्टेंट एडेप्टर्स तुमने, तो अब तुम अपने इंटरव्यू में भी डिस्कस कर सकते हो एडेप्टर्स क्या होते हैं। तो पहला फ्लेवर है पीएफटी का एडेप्टर्स। कॉन्सेप्ट समझना, बेस मॉडल को हमने फ्रीज कर दिया है, आप छोटे छोटे ट्रेनेबल मॉड्यूल्स को ऐड करो स्पेसिफिक लेयर्स के बीच में, इनको एडेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ट्रेनेबल मॉड्यूल्स को ऐड कर देते हो इन स्पेसिफिक लेयर्स के बीच में, जो लेयर्स होती है अपने मॉडल्स की, एंड वो प्रैक्टिकली कोड में अपन देखेंगे, इनको एडेप्टर्स बोलते हैं।
इसका सबसे कूल बेनिफिट क्या है पता है? एक बेस मॉडल, मल्टीपल एडेप्टर्स, मतलब स्केल, मतलब डिफरेंट सिनेरियोज। इमेजिन करके देखो, आपकी कंपनी के पास में 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। कस्टमर सपोर्ट चाहिए प्रोडक्ट ए के लिए, सेल्स ईमेल चाहिए फॉर प्रोडक्ट बी, टेक्निकल डॉक्स के लिए चाहिए प्रोडक्ट सी। पहले आपको 5 अलग अलग फाइन ट्यून मॉडल मेंटेन करने पड़ते थे। अब एक बेस मॉडल रखो, 5 एडेप्टर रखो, ईच एडेप्टर सिर्फ फ्यू एमबी का होगा, स्टोरेज सेव होगा, कॉस्ट सेव होगा, सैनिटी सेव होगी। थिंक अबाउट इट, बेस मॉडल इतना बड़ा जीपीयू, अब आपने अगर सिर्फ एडेप्टर लेयर बना दी तो मतलब कि सेम बेस मॉडल के साथ विद दोस फाइंड एडेप्टर लेयर आप अलग अलग यूज केसेस परफॉर्म कर सकते हो विद वन सिंगल लामा 7 बिलियन मॉडल और 8 बिलियन मॉडल। ये एग्जैक्टली exactly वो आर्किटेक्चर है जो आज हर एंटरप्राइज जो एआई में घुसी भी है सही तरीके से वो यूज कर रही है, और जो नहीं कर रही है उनको ये चाहिए। तो आज किसी भी कंपनी के पास जाओ, बोलो मैं तुमको एडेप्टर बेस्ड फाइन ट्यूनिंग पीएफटी देता हूं, आ जाओ मेरे साथ में काम करो। दैट्स इट, दैट्स व्हाट एडेप्टर्स कैन डू एंड दैट्स व्हाट यू गाइस शुड लर्न एंड अंडरस्टैंड। नाउ हम एक इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं विच इज लोरा, लो रैंक एडेप्टेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोरा तुमने वर्ड भी सुना होगा, LORA, ऑलवेज लो रैंक एडेप्टेशन। ठीक है, अब समझना, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसने लिटरली लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही, जो मैंने बोला ना डेमोक्रेटाइजेशन करना जो पीएफटी ने किया, उसमें भी लोरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने। आइडिया क्या है? सारे मॉडल वेट्स को अपडेट करने की बजाय हम छोटे छोटे लो रैंक मेट्रिसेस ऐड करते रहते हैं। ठीक है, यूजुअली ये अटेंशन लेयर्स में करते हैं। ये मेट्रिसेस बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इनका जो ओरिजिनल साइज जो मॉडल का होता है उसका 0.1% भी साइज नहीं होता, नॉट इवन 0.1%, समझना। ठीक है, मैं इसको वापस समझा दूं, ध्यान समझना। सारे मॉडल वेट्स को अपडेट करते थे पहले, फाइन ट्यूनिंग जो अपन ने जो फुल ट्यूनिंग था उसको हटाओ, उसकी जगह छोटे छोटे लो रैंक मेट्रिसेस को ऐड कर दो। मेट्रिसेस तो पता है ना, यही अपन यूज करते हैं अपन इनकी मैथमेटिक्स में जब फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, तो लो रैंक मेट्रिसेस को ऐड कर दो। एंड यूजुअली ये अटेंशन लेयर्स होती है अलग अलग, इसमें जो अटेंशन लेयर है उस लेयर में करो। ये मेट्रिसेस बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, और ये मेट्रिसेस का जो ओरिजिनल साइज है ना उसका 0.1% भी नहीं होते। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, मैथ थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग है, ठीक है, बट रिजल्ट बहुत सिंपल है। और मैथ अपन, मैं चाहूंगा कि तुम लोग मैथ टच करो, बट मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे समझाता हूं कि क्या है। 0.1% पैरामीटर्स ट्रेन करते हैं एंड 99% जैसी परफॉर्मेंस मिलती है फुल फाइन ट्यूनिंग के कंपैरिजन में गाइस। 99 मतलब तुम्हारा जो फाइन ट्यूनिंग हो रहा है, जो ट्रेनिंग हो रहा है, वो 0% से भी लेस पैरामीटर पे हो रहा है, और जो आउटकम है वो ऐसा आ रहा है जो 99% की जो परफॉर्मेंस एक फुल फाइन ट्यून मॉडल देगा उससे अच्छा। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत ही स्पेसिफिक पैरामीटर पे उसको ट्रेन किया जो हमारी नीड है। बट ये चीज क्या है, मतलब जब मैं बोल रहा हूं 0.1% पैरामीटर्स, और मतलब द क्वेश्चन इज इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 0.1% पैरामीटर ट्रेन कर दो 99% से अच्छा रिजल्ट आएगा, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि रिसर्च ने डायरेक्टली आपको समझाया है, और लाइक वील गेट इनटू सम पेपर्स टू, कि लैंग्वेज मॉडल्स में जो चेंजेस जरूरी हैं, समझो इस बात को ध्यान से, जो लैंग्वेज एलएलएम्स की बात कर रहा हूं, लैंग्वेज मॉडल्स में जो चेंजेस जरूरी हैं वो एक्चुअली लो डिमेंशनल स्पेस में लाई करते हैं। समझो इस बात को, ठीक है। लैंग्वेज मॉडल में जो चेंजेस जरूरी हैं, जो अपन के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं उसमें जब हम कुछ भी उसके डिटेल में जाके उसकी लेयर्स पे फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, वो एक्चुअली लो डायमेंशन स्पेस में लाई करते हैं। तुम्हें पूरे के पूरे मॉडल को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम बेसिकली डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहे हो किसी तरफ जाने के लिए। बेसिक सिंपल भाषा, what you are doing, you actually are doing something जहां पे लो डिमेंशनल स्पेस के अंदर जाकर वहां पे चेंजेस कर रहे हो, और उससे तुम एक डायरेक्शन दे रहे हो मॉडल को। हमें पूरे मॉडल को टच करने की जरूरत नहीं है। 2026 में लोरा का डिफॉल्ट कॉन्फ़िग का सीक्रेट समझना, ठीक है, बहुत सिंपल। R = 16, और मैं इसकी टच करूंगा, बट लाइक व्हेन वी गो गेट इनटू द कोड तब देखेंगे। और ये जो टर्म्स है ना,
ये भी लेटर ऑन समझते हैं। R इक्वल टू 16, अल्फा करके एक वैल्यू होती है 16, ऑल लिनियर, टारगेट मॉड्यूल, डोरा इनेबल्ड, दैट्स इट। जब तुम कोड कर रहे होगे ये ध्यान रखो, कॉन्फ़िगरेशन याद भी कर सकते हो मेरे साथ में। R16 है, अल्फा 16 है, ऑल लिनियर है, टारगेट मॉड्यूल्स हैं एंड डोरा इनेबल्ड है। अगर स्टार्टिंग करना है तो ये यहां से सीधे सीधे चालू कर दो, ठीक है, एंड उसके बाद में सारे प्रोडक्शन सिनेरियोस पे यूज करो, एंड दैट्स इट। एंड देन वील गेट इनटू क्यू लोरा। ओके, अगेन लोरा तो समझ में आया एट अ हाई लेवल। आई नो दैट कि थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो सकता है, तो वील जंप इनटू द कोड एंड कोड के अंदर और समझेंगे, बट पहले मैं चाहता हूं हाई लेवल कॉन्सेप्ट समझ लो। क्यू लोरा क्या है? क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटाइजेशन। गाइस, इतनी बार होता है कि मॉडल साइज बड़ा है, क्वांटाइज करना जरूरी है, अब क्वांटाइजेशन है क्या वो समझेंगे। सो ये लोरा का एफिशिएंट, मे बी यू कैन कॉल इट लाइक अ कजिन, ठीक है, कि भाई अगर तुम्हारा लोरा है तो क्यू लोरा उसका एक एफिशिएंट भाई है, ठीक है, जो तुम्हारे को हेल्प कर रहा है। लोरा इज फाइन, लेकिन बड़े मॉड्यूल्स में जैसे 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल हुआ, बेस मॉडल को लोड करना है, 140 जीबी वीरैम मिनिमम चाहिए। A100 मशीन पे तुम कर रहे हो जैसे एग्जांपल, स्टूडेंट के पास में इतना वीरैम कहां से आएगा यार? और इवन कंपनीज को अगर 6-7 मॉडल ट्रेन करने, कहां कहां से इतना वीरैम निकालेंगे? तो क्यू लोरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो आपको बड़े मॉडल्स में एफिशिएंट ट्रेनिंग में काम आ सकती है। बेस मॉडल को 4 बिट में लोड करो, 4 बिट में लोड करो, बात समझना, ठीक है। लोरा मेट्रिसेस फुल प्रिसीजन में ट्रेन करो और बेस मॉडल को 4 बिट में लोड करो, ये बात है क्यू लोरा। थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, वापस समझते हैं। क्यू लोरा का पेपर देखोगे ना अगर, तो उसमें एक बात बताते हैं, 75% कम जीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर 7 बिलियन मॉडल है तो सिर्फ 8 GB वी रैम में तुम फाइन ट्यून कर सकते हो, मतलब तुम्हारे लैपटॉप मैक वगैरह पे फाइन ट्यून कर सकते हो 7 बिलियन मॉडल को। 70 बिलियन मॉडल को फाइन ट्यून करने के लिए तुम एक सिंगल A100 जिसपे 46 GB तुम्हारा वी रैम हो उस पे कर सकते हो। और आज के टाइम पे 2026 में एक RTX 3090 या 4090 जो हमारे पास में अवेलेबल हो सकता है, उस पे तुम 8 बिलियन पैरामीटर के मॉडल को ट्रेन करने की कैपेसिटी रखते हो, अगर तुम क्यूलोरा समझते हो। ये इतना डिस्ट्रप्टिव है, ठीक है। और इसको समझना, हगिंग फेस के अभी तक, ठीक है, 1 मिलियन प्लस फाइन ट्यून मॉडल्स हैं राइट नाउ, 1 मिलियन। जब पिछली बार तुमने अब कभी काउंट किया होगा तो वो 800,000 थे। ये जो जो एडिशन हुआ है ना, ये कुछ मंथ्स में हुआ है। 800,000 से 1 मिलियन पहुंचना इतना फास्ट फाइन ट्यून मॉडल्स। क्यों? क्योंकि फाइन ट्यून के कैरेक्टरिस्टिक्स अब लोअर एंड जीपीयू पे कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल पीपल ऑन देयर लैपटॉप्स कैन डू इट। एंड हगिंग फेस से बेटर एग्जांपल नहीं हो सकता। मतलब 8,000 से 1 मिलियन पहुंचना कुछ महीनों में बड़ी बात है। ऐसा कैसे पहुंच गया? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल कैन नाउ डू फाइन ट्यूनिंग। और ये भी समझो कि अगर तुम्हें अभी तक अनस्लॉट लाइब्रेरी, मेरे हिसाब से मैंने पुराने लेक्चर में बताया है इस बारे में, एक चेक करना अनस्लॉट लाइब्रेरी, ठीक है, उसको चेक करो। ये एक लिटरली लोरा और क्यूलोरा का 70% लेस वीरैम पे फास्टर मैकेनिज्म बनाने का तरीका है, ठीक है। अन UNSLOTH लाइब्रेरी, और ये मैंने भी यूज किया है, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, वेरी वेरी पावरफुल, विच यू गाइस शुड नो अबाउट। ओके, एंड दैट बेसिकली इज क्वांटाइज्ड लोरा। अगेन कुछ नहीं है, बस एक एफिशिएंट वे ऑफ फाइन ट्यूनिंग जिसमें उसको लेस नंबर ऑफ बिट के मॉडल को उठा लो, ना कि बड़े वाले बिट के एज द बेस मॉडल। नाउ अगेन, लोरा वर्सेस क्यू लोरा समझो, बहुत ही बेसिक फीचर कंपैरिजन है ना। मेमोरी यूसेज एक में मॉडरेट है, एक में लो है। हार्डवेयर स्टैंडर्ड जीपीयू, लिमिटेड जीपीयू। ट्रेनिंग फास्टर, ट्रेनिंग थोड़ी सी स्लोअर है विद क्यू लोरा, एंड देयर आर रीजंस फॉर इट, ठीक है। यूज केस जनरल फाइन ट्यूनिंग, यहाँ पे बहुत ही रिसोर्स कंस्ट्रेंट सेटअप्स के अंदर यूज करो क्यू लोरा को। सिंपल डिसीजन रूल जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, अगर तुम्हारे पास में 24 GB का वीरैम है उसके अराउंड का, और तुम्हें स्पीड चाहिए तो लोरा यूज करो। अगर तुम्हारे पास में 12 GB का लैपटॉप है और जीपीयू पे कुछ काम करना है, लेट्स से तुम, अब मतलब तुम्हें आजकल का यूज केस तो ऐसे फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, लंबी फ्लाइट है, आराम से लोकल बैठ के काम करवाना है, लोरा क्यू लोरा बेस्ड ट्रेनिंग कर लो लोकल लैपटॉप पे और उससे काम करवाओ, है ना। तो और ओपन कोड साथ में यूज कर लो, ठीक है।
अगर तुम्हारे कोई स्पेसिफिक आई मीन ओपन क्लॉक अगर तुम्हें यूज करना है तो लोकली, बट क्यू लोरा काफी ज्यादा पावरफुल चीज है अगर तुम्हारे को बहुत ही लोअर एफिशिएंट मशीन में करना है तो। ठीक है, क्वालिटी डिफरेंस समझना ये इंपॉर्टेंट है। आउटकम का डिफरेंस समझो लोरा क्यू लोरा के। लोरा क्या करेगा, इट विल गिव यू 90 to 95% ऑफ फुल, लेट्स बोलते हैं जो फुल फाइन ट्यूनिंग की क्वालिटी थी उसका 90 to 95% अचीव कर सकता है। क्यू लोरा 80 to 90% अचीव करता है जनरली। तो मतलब क्वालिटी में थोड़ा सा डिग्रेडेशन आएगा, बट ये प्रोडक्शन एक्सेप्टेबल है इन अ लॉट ऑफ सिनेरियोस। ठीक है, तो फुल फाइन ट्यूनिंग से 90 to 95% रिड्यूस करेगा तुम्हारा लोरा और उससे थोड़ा करेगा क्यू लोरा। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि कई बार रिसोर्स कंस्ट्रेंट सिनेरियो के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आई ऑलवेज से दिस थिंग, एआई इज नॉट जस्ट अबाउट इनोवेशन, एआई इज अबाउट इनोवेशन प्लस आरओआई, and that's important. In our classes when we are learning AI, we are not just learning about the concepts, we also should have a business acumen when to use what, and that's why AI equals innovation plus ROI. It's important. Now SFT, we'll jump towards a concept of SFT. अब समझना, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, ये बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है, तुम लोग इजीली यूज कर सकते हो, लाइक बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, आप मॉडल्स को एग्जांपल देते हो, जैसे इनपुट ये था आउटपुट ये, इनपुट ये आउटपुट ये, तो वो इनपुट आउटपुट पेयर से मॉडल को ट्रेन करते हो। लेट्स से इनपुट में था कस्टमर इज एंग्री, ऑर्डर डिडंट अराइव ऑन टाइम। ओके, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, लेट मी चेक योर ऑर्डर स्टेटस राइट नाउ एंड इंश्योर दैट यू गेट द सक्सेसफुल डिलीवरी और समथिंग लाइक दैट। आप ऐसे बहुत सारे पेयर्स बना लो, थाउजेंड्स ऑफ पेयर्स, और मॉडल्स उन पेयर को देखता है और सीखता है, ओके जब ऐसा इनपुट आएगा तो ऐसा रिप्लाई करना है, एंड दैट इज एसएफटी, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। ये टेक्निक 90% रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स में यूज करी जा सकती है। यू नो व्हाई, क्योंकि बहुत नेचुरल है। आपके पास में कई सारे सिनेरियोज में बहुत सारा ऐसा इनपुट आउटपुट डेटा हो सकता है ना, और वो हिस्टोरिकल डेटा आपको ऐसी एसएफटी करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, पास्ट कस्टमर के सपोर्ट टिकट्स उठा सकते हो, पास्ट के सेल्स के ईमेल्स उठा सकते हो, और उस डेटा को क्लीन करके ट्रेनिंग पेयर्स बना के उसको ट्रेन कर लो। अब एक इंटरेस्टिंग अपडेट समझना, डीप सीक R1 ने पिछले साल जब अपने डिस्टेंट मॉडल्स को रिलीज किया था, तो वो सिर्फ एसएफटी पे बनाया गया था। थिंक अबाउट इट, डीप सीक R1 का पिछले साल का जो डिस्टिल्ड मॉडल रिलीज है वो सिर्फ एसएफटी पे बनाया गया है। 800,000 हाई क्वालिटी रीजनिंग सैंपल्स, और ये डिस्टिल्ड 32 बिलियन मॉडल ओपन एआई के ओवन मिनी को बीट कर गया, एंड नॉट ऑल द बेंचमार्क्स बट सम मेजर बेंचमार्क्स पे। इसका सिंपल मतलब है एसएफटी वर्क्स, एंड एसएफटी वर्क्स एट स्केल। ठीक है, तो ये कितना पावरफुल एंड प्रैक्टिकल है, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल टू गेट दोस इनपुट आउटपुट पेयर आंसर्स एंड देन यू जस्ट यूज एसएफटी टू डू दैट। अ वेरी वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। नाउ अभी मैंने बताया था ना कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग इन आई थिंक 3-4 स्लाइड्स पहले, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और लाइक यू कैन दिमाग खराब कर सकती है। ठीक है, थोड़ा स्कैरी है ना, नेम से हमें समझ में आ रहा है कि ये बहुत ड्रामेटिक है, और इसकी रियलिटी भी ड्रामेटिक है। होता क्या है समझना, आप मॉडल को एक नैरो डोमेन पे हेविली ट्रेन करते हो, मान लो मेडिकल क्यूएनए पे, मॉडल पक्का मेडिकल डॉक्टर बन जाएगा जैसे मैंने मेडिकल पे ट्रेन कर दिया, लेकिन साथ में उसका जो जनरल नॉलेज होगा ना, और ये इसीलिए फाइन ट्यूनिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना। ठीक है, जो जनरल नॉलेज होगा ना उसका, वो थोड़ा भूलना स्टार्ट कर देगा। उससे पूछोगे न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, अब मॉडल को पहले वो आंसर दे रहा था, अब उससे पूछोगे जब इतना फाइन ट्यून कर चुके हो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या आंसर है। ट्रेनिंग डेटा नैरो हो, ट्रेनिंग इपॉक्स बहुत ज्यादा करो, और लर्निंग रेट थोड़ी बहुत भी गलत हो जाए, ठीक है, तो इसको इसको थोड़ा सा इस एग्जांपल से समझना। जब तुम एक स्टूडेंट हो और तुमने अपने सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ा और दूसरे पे ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या होता है, दूसरे पे मार्क्स कम आते हैं। यही वो कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत बड़ी रियल प्रॉब्लम है प्रोडक्शन में। इससे बचने के लिए बहुत स्पेसिफिक टेक्निक्स है जो अप्लाई करते हैं टू इंश्योर दैट वी डोंट एंटर इनटू कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग गाइस, very important. So this is like a checks and balances game, which is important. Now how to handle catastrophic forgetting,
इसको हैंडल करने के लिए 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जो तुम सबको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, डाइवर्स बैलेंस डेटा सेट। सिर्फ एक टॉपिक पे नहीं, रिलेटेड टॉपिक को भी इंक्लूड करो अपने डेटा सेट में, तो थोड़ा सा डाइवर्स और बैलेंस रहे, जो प्रोडक्शन ग्रेड में आ सकते हैं, जिसके लिए रेडी रहो। लिमिट द ट्रेनिंग ईपॉक्स। 3 से 5 ईपॉक्स यूजुअली बहुत होते हैं। 50 ईपॉक्स में मॉडल ओवरट्यून हो जाता है, सो लिमिट योर ट्रेनिंग ईपॉक्स। लोअर लर्निंग रेट, ठीक है। तो लोअर लर्निंग रेट का मतलब है 2 ET, you understand the terminologies E5 and 5E5, so it's like 2E, like you can consider the terminology E to the power 5 कर सकते हो, और E-5 बोल सकते हो, what you wanna call, but 2 to 5 E5 के अंदर करो, इसके लिए लर्निंग रेट को लोअर करके। इसको अपन प्रैक्टिकली भी देखेंगे अभी। मिक्स जनरल प्लस डोमेन स्पेसिफिक डेटा। 80% डोमेन एंड 20% जनरल, ये रेशो काफी पॉपुलर है, ठीक है। तो 80% डोमेन स्पेसिफिक डेटा रखो, 20 जनरल रखो, चाहे तुम लीगल में हो, मेड में हो, अलग किसी भी डोमेन में हो। पीईएफटी मेथड्स प्रेफर करो ओवर फाइन ट्यूनिंग, क्योंकि लोरा में बेस मॉडल फ्रीज रहता है, जनरल नॉलेज प्रोटेक्टेड रहती है। सो पीईएफटी मेथड को प्रेफर करोगे ओवर फुल फाइन ट्यूनिंग तो बेटर होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। और रेगुलर बेंचमार्किंग बहुत जरूरी है। हर चेक पॉइंट पे तुम एमएमएलयू जैसे जनरल बेंचमार्क्स को यूज कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, तुमने सुना है ना। मैं एवरी टाइम कुछ भी फाइन ट्यूनिंग करता हूं या इवन रैग्स को बेटर बनाने के लिए कुछ चेंज करता हूं, तो मैं बेंचमार्किंग रन करता हूं। बेंचमार्किंग इज लाइक अ टेस्टिंग, लाइक हम बोलते हैं ना ऑटोमेशन टेस्टिंग, जहां पे सिलीनियम यूज कर लेते हो, प्लायराइट यूज करते हो, उसी तरह से तुम्हारे एवरी कमिट, एवरी डेटा गिट कमिट के ऊपर जो सिग्निफिकेंट चेंज कर रहा है, या एवरी सेट ऑफ फीचर डिप्लॉयमेंट पे इट शुड रन बेंचमार्किंग, सो दैट इट कैन चेक कि वो बेंचमार्किंग में रिजल्ट जो थे वो बेटर आया नहीं आए। तो अपनी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन पाइपलाइन का पार्ट बना लेना चाहिए। जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो या काम करने वाले, उनको बोलो कि यार तुम फाइन ट्यूनिंग तो कर रहे हो, तुम रैग में तो टेक्निक्स इवॉल्व कर रहे हो, क्या तुम्हारी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन पाइपलाइन में बेंचमार्किंग इनकॉर्पोरेटेड है? नहीं है तो यू गाइस शुड इनकॉर्पोरेट दैट। हर कंपनी को बताओ ये बात, ठीक है। फिर एक इंटरेस्टिंग कल्चर शिफ्ट भी सुनो बिफोर वी जंप टुवर्ड्स रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर। पहले लोग कहते थे कि मोर ट्रेनिंग इज बेटर। 2026 में लेस इज मोर, इस फिलॉसफी को समझना, लेस इज मोर को। एंड अगेन दिस आल्सो ब्रिंग्स अप द कॉन्सेप्ट अगेन, एआई इक्वल टू इनोवेशन प्लस आरओआई। क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। 500 clean example is better than 5000 noisy examples, और ये रिसर्च का फैक्ट है। तो मेक श्योर दैट you always think in this direction, and this creates a lot of differences when we talk about real world production grade systems. Okay, real production system कैसे दिखते हैं ये समझना एकदम, ठीक है। प्रोडक्शन में एक सिंगल फाइन ट्यून मॉडल नहीं होता है, ये एक स्टैक होता है प्रोडक्शन का। बेस एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है जिसके पास जनरल कैपेबिलिटी होती है, जैसे लामा, मिस्ट्रल, क्विन, कोई भी बेस एलएलएम हो गया। मल्टीपल लोरा एडेप्टर्स होते हैं अलग अलग टास्क के लिए, एक सपोर्ट के लिए, एक एसक्यूएल क्वेरी के लिए, एक फाइनेंस रिपोर्ट्स के लिए, तो ये सब एडेप्टर्स होते हैं पड़े हुए। एंड देन एक रैग सिस्टम होता है जो डायनेमिकली नॉलेज रिट्रीव कर सकता है फ्रॉम द लेटेस्ट डेटा, इंटरनल डॉक्स वगैरह से। देन एक राउटर होता है, ये डिसाइड करता है कि इनकमिंग रिक्वेस्ट को किस एडेप्टर पे भेजना चाहिए। और ये जो राउटर है ना, इस पे तुम आज के टाइम पे तो जो मैंने बनाया था उस पे तुम मल्टीपल एजेंटिक फ्रेमवर्क्स को भी डाल सकते हो उस राउटर लेवल पे। तो वो खुद से फिगर आउट करना स्टार्ट कर देता है जो एजेंटिक फ्रेमवर्क यूज कर रहा है तुम्हारे एडेप्टर बेस्ड एलएलएम्स को। एंड देन वीएलएलएम, ये इक्विवेलेंट सर्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग दिस, एंड वो अभी अपन आएंगे वीएलएलएम्स क्या है, ठीक है। बट अगेन बेस लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मल्टीपल लोरा एडेप्टर्स हो गए, एक सपोर्ट के लिए कर लिया, एक एसक्यूएल क्वेरी के लिए कर लिया, एक फाइनेंस रिपोर्ट के लिए कर लिया, एक रैग सिस्टम हो गया डायनेमिक नॉलेज रिट्रीवल के लिए, जहां पे तुम्हारे लेटेस्ट डेटा जो अभी जैसे अभी मई में कुछ नया डेटा आया रिट्रीवल में डाल दिया। इंटरनल डॉक्स हो गए, उस पर रैग सिस्टम चले गया। राउटर हो गया जो डिसाइड कर रहा है इनकमिंग रिक्वेस्ट किस एडेप्टर पे भेजनी है, इंपॉर्टेंट है। एंड देन वीएलएलएम, ये इक्विवेलेंट है सर्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली सर्व कर सकता है। ये आर्किटेक्चर अब बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रीम है और तुम्हें पता होना चाहिए। हर सीरीज ए फंडेड एआई स्टार्टअप यही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा जितना मैंने देखा है, ठीक है। और तुम्हें भी पता होना चाहिए जो एआई वाला स्टार्टअप है, और वहां पे तुम ज्वाइन भी कर सकते हो वाया सेइंग दैट मुझे रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर पता है, दिस इज हाउ आई बिल्ड इट।
और यही पैटर्न है आप प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हो। इंटरव्यू के अंदर तुम्हारे लिए एक गोल्ड डस्ट है, अगर तुम इसके बारे में बताओगे, इसकी इंपॉर्टेंस बताओगे कि क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इवन आई आस्क दिस क्वेश्चन इन माय इंटरव्यूज। ओके, नाउ डिप्लॉय विथ VLLM। VLLM नाम सुना है? नहीं सुना समझो, है ना, क्योंकि ये हर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की बैकबोन बन गई है। VLLM का सिंपल कमाल देखो तुम, ये एक सर्विंग इंजन है जो सिंगल बेस मॉडल के साथ में मल्टीपल लोरा एडेप्टर्स को चला सकता है इन अ वेरी डायनेमिक मैनर। VLLM वापस समझना, एक सर्विंग इंजन जो सिंगल बेस मॉडल के साथ मल्टीपल लोरा एडेप्टर्स को डायनेमिकली चलाना। मतलब क्या है समझो, इमेजिन करो आपने 5 एडेप्टर्स ट्रेन किए हैं, एक कस्टमर सपोर्ट का, एक सेल्स का, एक एसक्यूएल नेचुरल लैंग्वेज से निकालने का, एक फाइनेंस का, एक एचआर का। ये 5 एडेप्टर है, ठीक है, जो कंपनी में चल रहे हैं। पहले 5 सिंगल सर्वर्स होते थे, मतलब 5 अलग अलग जीपीयूज। तो जो जो कॉस्ट है वो क्रोर्स में होगा, क्योंकि $3000 का एक इवेंट लिया, एक क्लस्टर लिया $6000 का एडब्ल्यूएस में, तो वो कॉस्ट ह्यूज पहुंच जाएगा साल भर के एंड में। पर विथ VLLM आज एक सर्वर, एक जीपीयू पर रिक्वेस्ट एडेप्टर स्विच। और ये समझो, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। और तुम अब जब तुम्हें पता लग गया है तो तुम ऑटोमेटिकली नाउ यू आर अबव in terms of knowledge to a lot of people who are professionally working and are not using this concept. एक सर्वर, एक जीपीयू, 5 different use cases, 5 different kind of things, because there are 5 adapters जिसके बीच में स्विच हो रहा है। समझो इस बात को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड पावरफुल है। वर्कफ्लो क्या है? रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, समझना, रिक्वेस्ट आई, राउटर ने चेक किया कि ये रिक्वेस्ट जो है ये कैसी क्वेरी है, एंड अप्रोप्रिएट एडेप्टर को लोड होता है। सो ये वाली चीज समझना कि जैसे ही कोई एडेप्टर आया वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा ऑन द बेस ऑफ द क्वेरी। सो तुम्हारी जो क्वेरी आई, एडेप्टर देखा कि कौन सा वाला यूज होगा और उसने उस एडेप्टर को दे दिया डायनेमिकली कि ये वाला एडेप्टर है। तो डायनेमिकली एडेप्टर्स उस लेयर में लोड होंगे, वो रिक्वेस्ट उस क्वेरी को हिट करेगा। VLLM बेस्ड मॉडल के साथ एडेप्टर मर्ज कर देता है, जिससे रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो VLLM क्या कर रहा है, डायनेमिकली जिस एडेप्टर को लोड होना है ऑन द बेस ऑफ द क्वेरी वो लोड होगा, और देन VLLM बेस्ड मॉडल के साथ उसको मर्ज कर देगा और तुम्हारी क्वेरी जनरेट होगी। और इसका इंपैक्ट, जीपीयू मेमोरी ड्रास्टिकली गेट रिड्यूस्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट गोज टू अबाउट 70 to 90% कम हो जाना, हाई थ्रूपुट, लो लेटेंसी, ओके, एंड देन ऑप्टिमाइजेशन पूरा बिल्ट इन आएगा इस सिस्टम के अंदर, बिकॉज तुम्हारे एडेप्टर्स डायनेमिकली लोड हो रहे हैं। अगर ये सीख लिया और इसको बना लिया और तुमने डाल दिया डिप्लॉयड, मतलब इसके रेज्यूमे में ना, अपने तुम्हारे जितने सबके रेज्यूमे ये लाइन डाल दो, सीख कर, बिना सीखे मत डालना, नहीं तो क्वेश्चन पूछोगे तो फंस जाओगे। डिप्लॉयड मल्टी एडेप्टर लोरा सर्विंग विथ VLLM। किसने लाइन लिखी थी ना, मेरी आंखें एकदम से चमक जाती है उस रेज्यूमे को देख के। डिप्लॉयड मल्टी एडेप्टर लोरा सर्विंग विथ VLLM। जो भी रिक्रूटर है ना, जो एक्चुअल में टेक्निकल वो देखते हैं, उनके लिए बहुत सही चीज है, क्योंकि सबको चाहिए बट आता सबको नहीं है, यही तो दिक्कत है। तो ये समझो कि ये कितना पावरफुल एंड कितना इंटरेस्टिंग है और कितना बड़ी चीज है। अब थोड़ा कोड समझना, ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, आजकल तो यार अपन सारे ऑटो कोडिंग है, बट लाइक यू गाइस शुड नो द कॉन्सेप्ट, तो ताकि तुम कर सको। सो कोड क्या है, ये क्या कर रहा है, R=16 मतलब रैंक 16, ठीक है, कितने कंप्रेशन के साथ हम वर्क करेंगे, ये बता रहा है। टारगेट मॉड्यूल, जो वहां पे लिखा है ना टारगेट एड्रेस को मॉड्यूल में, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं सिर्फ अटेंशन के क्वेरी और वैल्यू प्रोजेक्शंस पे लोरा अप्लाई करो। समझ रहे हो, सिर्फ क्या बोल रहा है ये कि टारगेट मॉड्यूल कौन सा है, मतलब कि अटेंशन के क्वेरी और वैल्यू प्रोजेक्शन पे लोरा को अप्लाई करो। 90% केसेस में यही डिफॉल्ट रहता है गाइस। अब समझ में आया जब मैं बोल रहा था R=16? R=16 का मतलब है कितने कॉम्प्रेशन के साथ हम वर्क करेंगे। और टारगेट मॉड्यूल्स में अगर तुम देखो, जो Q_PROJ और V_PROJ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दैट की सिर्फ अटेंशन के क्वेरी और वैल्यू प्रोजेक्शन पे हम लोरा अप्लाई करेंगे। 90% केसेस में ये डिफॉल्ट रहेगा।
और इन्फ्रेंस टाइम पे भी एडेप्टर यूज करना होगा, मतलब आउटपुट इक्वल टू LLM डॉट जनरेट प्रॉम्प्ट लोरा रिक्वेस्ट, बस यही। जब इन्फ्रेंस करते टाइम आओगे, मतलब इन्फ्रेंसिंग क्या होगी, जब एक्चुअल यूज हो रहा है, आप सिंपली डेटा देते हो कि भाई ये डेटा है, कि यार ये रिक्वेस्ट है, इस पे एसक्यूएल एडेप्टर यूज कर लो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, VLLM ये सिमिलर इंजन हैंडल कर लेगा बाकी सब चीजों को देखकर, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल रिक्वेस्ट भेजी, बोला कि भाई लोरा रिक्वेस्ट है, एसक्यूएल एडेप्टर यूज करो, और दैट्स इट, और ये VLLM ऑटोमेटिक कर लेगा। दैट्स द आइडिया गाइस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट दैट वी टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। बट उससे पहले तुम्हें ये समझना है कि जो प्रीवियस एग्जांपल है ना, इसमें मैंने 3 लाइन में तुम्हें एक ऐसा चीज बता दी जो एक प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम में लगा हुआ रहता है। तो याद रखो इसको, जब अब तुम गिटहब रेपोजिटरी देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा उसमें भी ऐसा चीज है। एंड वील जंप इनटू द गिटहब रेपो, बट पहले अपन कुछ यूज केस समझते हैं। But before we jump into the use cases, I want to ask everyone. Hope you guys are able to understand the concepts at scale, how and what we are doing here in terms of using LoRa, QLoRa, because we'll be jumping into some code. ठीक है, but उससे पहले we'll get into the use cases, guys. And then what I request all of you, fork the repository जो वहां पड़ी हुई है, एक QLoRa की repository GitHub पे पड़ी है। I think WhatsApp group में एक link भी चले जाएगा। Look at that repo, understand that repository, because we'll be doing some more things on that repo on the base of कि अभी जो अपन करने वाले हैं, ठीक है। Make sure that I'll just check if anyone who has asked question, Bima and Gopi, okay. I'll try to stick to different languages, guys. I got a request to speak in English too, but I didn't realize it. No issue. But we'll see how we go about it later on. But yeah, coming back to customer support automation. Okay. Today it was more towards a like getting into practical situations. I got some feedback, so I switched the language. But abhi we are at the very end, तो पहले मैं complete करता हूँ. So अब use case देखते हैं, ठीक है। रील वंस जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन, ये फर्स्ट यूज केस है। ऑलमोस्ट एवरी B2C कंपनी इसको यूज कर रही है गाइस। आर्किटेक्चर क्या है, समझना आर्किटेक्चर। एसएफ लाइक SFT लगा दो पास सपोर्ट कॉन्वर्सेशंस पे, ठीक है। और मॉडल ब्रांड टोन सीख लो कि भाई क्या चलेगी, तो जो टोनालिटी बिहेवियर है वो SFT लगा के पास कॉन्वर्सेशंस पे देख लो। देन लोरा फॉर रिस्पॉन्स कंसिस्टेंसी, हर क्वेरी पे सिमिलर क्वालिटी लानी है तो लोरा को अप्लाई कर दो। एंड रैग लगा दो फॉर FAQ और पॉलिसी डॉक्स, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पे ऑलवेज रैग लगा दो। 3 चीजें, SFT से मॉडल को फाइन ट्यून कर लो, लोरा को लगा दो रिस्पॉन्स की कंसिस्टेंसी पे, और रैग को लगा दो FAQs पे जो तुम्हारे अलग अलग आ सकते हैं। जैसे ये लगाया 70 to 80% क्वेरीज ऑटोमेट हो जाएंगी, ब्रांड टोन प्रिजर्व रहेगा, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम सेकेंड्स में हो जाएगा, ना कि कोई जना मैनुअली लिख रहा है, और हम एजेंट से कॉम्प्लेक्स केसेस हैंडल करवा सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल एजेंट्स को डाल के। एक स्टार्टअप कहीं पर भी ये अप्लाई करेगा जहां पे वो B2C में कस्टमर हैंडलिंग कर रहा है, कॉस्ट विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। सो आई वांट यू गाइस टू टेल टू पीपल दैट कि तुम्हारे पोर्टफोलियो में एक मिक्स्ड रैग, LoRa fine tuning, and FAQs, all three present. Very, very powerful, guys. Very powerful. Now, we'll jump towards the next one. Text to SQL assistant. Again, this is a use case जो मैं 3 projects, and I'm talking about projects which go beyond $500,000-600,000. उस kind of projects में currently all of them, every company need this, and 99% of the products में available नहीं है. Guys, if you do it, if you understand it, you can just say that I'll build this use case for you, hire me. That's it, they'll do that. समझना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनालिटिक्स होंगे, उन्हें डेटा चाहिए लेकिन SQL नहीं आती, तो क्या करोगे? इंजीनियर्स टीम के पास में रिक्वेस्ट फाइल करते हो, 2-3 दिन में वो SQL क्वेरीज बनाते हो, उसे रिपोर्ट देते हैं। टुडे इट इज नॉट नीडेड। एक फाइन ट्यून मॉडल नेचुरल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकता है, SQL क्वेरी जनरेट कर सकता है, डेटाबेस रन होता है। और आज गाइस, आज आई हैव अ डेमो एट 3 PM. In that demo, I'm showing the same activity to someone. Think about it. That's the power of text to SQL assistant. Self-service analytics, guys. Very, very, very powerful. Like, think about it. तुम नहीं समझ रहे हो, SQL currently ऐसी स्टेट है कि every company has SQL folks जिनके पास में huge database है, and they ask their AI, what do we call it, IT team that okay, SQL पे query लिख के मुझे report दे दो.
That's something which is happening on a regular basis. But with this use case, you can actually directly use the entire system. So what you're doing, fine tuned on specific queries, मॉडल आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर समझ लेता है. लोरा फॉर एसक्यूएल जनरेशन, प्रॉपर सिंटेक्स, प्रॉपर जॉइंस, प्रॉपर सब क्वेरीज लगाएगा. एंड रैग फॉर स्कीमा कॉन्टेक्स्ट, टेबल डिस्क्रिप्शंस, कॉलम मीनिंग्स, एवरीथिंग ऑन डिमांड विल गेट इट. ये यूज केस 1-2 साल पहले एकेडमिक कॉन्सेप्ट था गाइस. आज हर मिड साइज एंटरप्राइज में इसके बारे में तो डिस्कशन हो रहा है या यूज हो रहा है. और ये फॉर्च्यून 500 में तो ये मान के चलो इंटरनल टूलिंग ही बन जाएगा. That's the case of this thing. And then we'll jump towards sales email generator, guys. So to give you an idea, we have basically our internal product, which is a multi-agentic framework, which we call Atlas. It's a system which helps us scale our companies very fast because we do not do manual outreach. We use multi-agentic framework to do outreach. And again, sales email generator, ये मतलब ये मान के चलो, it's like Atlas multi-agent framework, which does which understands sales strategies. Different agents are working in scouting, research, LinkedIn, say figure out करना extraction, Apollo say customer end customer data extract करना. It's a full agentic framework which we build. Idea simple है. पास में जो emails hit हुए हैं उनकी high open rates हैं, high reply rates हैं, उनको collect करो, इनका SFT करो, एक बेस मॉडल बनाओ, टोन स्ट्रक्चर हुक्स को देखो, सब बेक्ड इन हो गया. उसके बाद में सीधे सीधे नए प्रोस्पेक्ट के लिए पर्सनलाइज ईमेल जनरेट करना स्टार्ट कर दो. आर्किटेक्चर, एसएफटी ऑन हाई परफॉर्मेंस ईमेल्स, फाइन ट्यूनिंग फॉर टोनैलिटी एंड स्ट्रक्चर. Okay, this is very, very powerful. Again, another thing which is like an internal knowledge, which is like RAG for your internal documents, and then fine tuning for company languages. It helps people to get things done at a faster basis. 300 plus employees वाली कंपनी है. हर नए ज्वाइनी को 1 से 2 महीने का कंफ्यूजन रहता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, एचआर पॉलिसी क्या है, किस फॉर्म में लीव अप्लाई हो रही है. इंजीनियर्स विकी या कहीं और से पूछ रहे हैं, स्लैक में पूछ रहे हैं. Instead of that, you have an internal knowledge assistant which can give you an idea. Again, RAG और internal documents, fine tuning for company related languages. Okay, कि for example XY product का क्या मतलब है, ABC product का क्या मतलब है, ये सारा activity. Again, this is like what we should be doing. Now, it's important that we understand some final, let's say, control scenarios. है ना? जो भी हमने आज सीखा, ठीक है, in terms of understanding these concepts. फाइन ट्यूनिंग इज अबाउट कंट्रोल. ये डिसाइड करता है मॉडल कैसे बिहेव करेगा, नॉट जस्ट व्हाट इट नोज. बिहेवियर मैटर्स मोर देन द नॉलेज इन प्रोडक्शन, गाइस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. लोरा और क्यू लोरा में फाइन ट्यूनिंग को प्रैक्टिकल बनाने का तरीका यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग फॉर द होल थिंग कैन नॉट वर्क. समझना इसको, जो लैक्स का काम था वो हजारों में हो सकता है विद सिंगल जीपीयू इन सिंगल आफ्टरनून. एसएफटी इज द इजीएस्ट स्टार्टिंग पॉइंट. अगर आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपके आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो, और जो हर जगह जरूरत है, कोई बहुत बड़ा वो डिटेलिंग की जरूरत है ही नहीं. रैग और फाइन ट्यूनिंग के डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. अगेन, एक बिहेवियर सॉल्व करता है और रैग नॉलेज सॉल्व करता है. तो रैग और फाइन ट्यूनिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हिट कर रहे हैं, बट टुगेदर जब दोनों साथ में काम करते हैं तो एक बहुत पावरफुल प्रोडक्शन रेडी सिस्टम बना लेते हो. प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं वो हाइब्रिड हैं, बेस मॉडल प्लस एडाप्टर प्लस रैग प्लस राउटिंग, जो भी हमने समझा था. एक प्योर अप्रोच कभी नहीं चलेगी. यू नीड द एंटायर स्टैक. एंड द रियल एडवांटेज जो है वो है कंसिस्टेंसी एट स्केल. एक डेमो इजी है बनाना, बट एक रिलायबल सिस्टम के लिए तुम्हें ये चाहिए. अगर ये सिर्फ 6 पॉइंट्स है ना जो तुम्हें सोच रहे हो, तो तुम मान के चलो यू आर इन द टॉप 5% ऑफ द एआई इंजीनियर्स, अगर ये 6 पॉइंट्स ध्यान में रखो तो, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे मिस होता है. एंड अगेन, आई एम गोना क्विकली नाउ जंप टुवर्ड्स अ कोड, guys. So just try to understand this code base. So what we are going to do, this is cursor, but I'll basically quickly show. This is on GitHub repository. ये फाइन ट्यूनिंग का एक स्क्रिप्ट है which will explain what exactly is wrong. So what you're doing is, let me check if I can help you with a beginner guide, which will basically be helpful in terms of, let's open the preview mode for this file. And this preview mode can give you a good direction.
of what's happening. Okay, so what the repository does. So it's a it very starts with a very pre-trained model from Hugging Face. It trains a small extra layer called a LoRa adapter using legal question answer data. It saves only the adapter, not the full model. It runs a Streamlit web app where you can ask legal questions. At app startup, it loads the base model and attaches the saved adapter. The base model used in this code is Google Gamma 3 billion parameter model. The app file currently loads with the adapter path, which is legal FA fine tune adapter path. Then repository structure LLM fine tuning app.py fine tuning script requirements.txt readme beginner guide legal QA fine tune checkpointing and legal QA adapter. Important files again is fine tuning script.py. This is the training script. It looks like what it does. It loads the base model, read the legal QA dataset, applies QLoRa and LoRa fine tuning, trains the model, and saves the adapter. And then the app.py, this is the Streamlit web app. It loads the base model adapter, shows a chat interface, and streams answers token by token. Requirements.py, you just install the requirements. This is the adapter folder used by apps.py. It should contain LoRa adapter files such as adapter config.json and usually adapter models fit. So architecture diagram samajhna, flowchart, legal QA dataset, load the base model, format the QA data, 4-bit quantize QLoRa, guys. So you should be able to understand LoRa, you should be able to understand QLoRa, and then train with Hugging Face. Trainer, save the adapter folder where it is saved, and then use it. How the training works: loads the base model from Hugging Face, use 4-bit quantize to reduce GPU memory usage, add LoRa adapter layer to the model, read the legal question answer, converts each example for Gamma, splits the data into training and evaluate sets, train only the small LoRa adapter layer, saves the train adapter to an output folder. This full model is not saved, only the adapter is saved. This is cheaper and faster because large base models again stays unchained. This section explains the training script which is used for the fine tuning, okay, and then how it is being trained. And again, I'll quickly jump towards the direction of how and what. So guys, you can go through the entire guide, understand it, but this is the project directory where you have checkpointing. This is your adapter JSON which is being saved. This is a legal queue adapter. Again, we'll quickly check for the tokenizer config file, which is this. And the other interesting thing which you guys should know about is the part which is, where is this? Yeah, again. So these things are critical and important for you to understand the system end to end. Okay, this GitHub repository is present live where you can go and understand how the fine tuning is done. There is a README file which will give you an idea about fine tuning pipeline, inferencing the project structure. So you have fine tuning script.py where QLoRa fine tune pipeline present, the app.py requirements, and then the data set, and then the base model. So once you get an idea, you can ask these questions and it will give an answer. Very interesting project. Okay, so I hope this was useful for you guys. I would like you guys to switch on the video and audio. If you have any questions, you can ask me. I'll be able to answer. Apologies for like switching or in the language, because I'll also try to incorporate a session in pure English because I got some comments, but we'll do it. But if you guys have any questions, answers, do let me know, guys. I'll help you with any of your queries. But at a very high level, अगर मैं CBX के बारे में बताऊं, तो this is the community where a lot of people are joining in. We are trying to solve a lot of problems at a practical level. I would like you guys to get involved a little bit more, see the kind of opportunities which are present there, the kind of things which are happening there. Yes, sir. You will get the GitHub repository. Are you in the WhatsApp group, Dinesh? If you are in the WhatsApp group, you'll get that there in the WhatsApp group. Perfect. So वहां पे GitHub repository share हो जाएगा. Are you guys following the Instagram, all of you? Because वहां पे काफी सारे updates आते रहते हैं. Yeah. So the GitHub repo is also shared here. You guys can just look the LLM fine tuning one. You can raise your hand if you have any questions, guys. Yeah, So hi you're not a Aditya, this student? side Ramesh Yadav. Yeah, Ramesh. Yeah, good afternoon. Good Actually, I afternoon. want to know you have any like training full course for the AI engineer, like which one include the Yeah, all. yeah. Yes, So Ramesh. So
So Ramesh, the way the training happens is very interesting. What happens is there are different ways of doing it. We have a full, like if you go to the website, which is createbase.com/cb experts, link will Okay. be shared. There is a full course on large language models, computer vision, and other activities. Now, as an AI engineer, the way I look at the course is very different versus the way usually you would have seen the courses on Udemy and other places. This is an Insta link. Correct. Once you join in, you'll get an idea. What is the main task? Is it training? Because the way, is it the course? Because the way things are happening, Ramesh, Yeah. every day a new thing is coming up. Correct? Correct. कितने Correct. कोर्सेज कर लोगे? Okay, so the way I look at it is we run boot camps. Now what is a boot camp? Create Bytes is an award winning studio where we are working with big brands including like you can name it, like KFC. We're working with KFC and others, and I've been doing this for a while. Now the idea is the kind of people who work in Create Bytes, and those practitioners are basically giving some practical guidance in session by session level. So first we start with Python, where we get into some interesting concepts, and then we immediately jump towards a practical scenario of building a RAG system, then the multi-agentic Right. systems, and then computer vision system. That's the Yeah. way in which it is trained. But the final idea, what is the outcome, are the portfolios which you can use to build something on your own or join a company to help them build something at a bigger level. That is the idea, Ramesh. So it's very Yeah. different from a usual course. But if you need more details, what you can do is like go to the web platform, get an idea, or team can send you the entire course detail of how it is being trained. Yeah. And Correct. you can have a dedicated session, because when these trainings are happening, they are very specialized in terms of your background. For example, if I see that you are not very much good with Python, then the first few sessions are that you get at least to a certain level in Python, then go to the next level. And again, in this current domain, it's important that we are not writing everything from scratch. We have open code. You guys know what is open code? I use open code. Open code is a an agentic coding platform. Now, instead of open code, you can use Cloud Code or Cursor, but open code is for free, open source. Then, are you using Quen model for doing test cases or writing test cases? So the way to write code is also different. So while we are doing it, we should be adapting to the new method of writing code and not follow the same old method. So that's again important. And then I should be able to figure out what kind of standardization I should be doing in terms of my. So there is a thing called as LLM router which is being used. So yeah, these things we'll get involved and we'll be doing. So how can we connect with you over the WhatsApp? So there's a WhatsApp group, Pankaj. Ramesh, are you there on the WhatsApp group? Yes. Yes. Yeah. I'm there. Yeah. I think you guys should join that WhatsApp group so you get an idea about it. Uh, who asked this question? Pankaj, if you're not on WhatsApp group, you should basically get added. Best way to connect to me is you can put your query on Instagram channel. This is the Instagram link. You can put your query there, DM there, and I'll be able to answer. There's an email ID also. All the ways in which you guys can communicate to me, I think today in the WhatsApp group, the team will announce and let you guys know how you can do that. Any Okay. other question, Understood. guys? Yeah, Ramesh. Your mics and video is on, so you guys can just ask questions. It's an open floor. Would love to answer your questions. Yeah. I will connect on WhatsApp or your assistant. So I will Hmm. get the full detail from there. Then I will Hmm. proceed. Sure, Ramesh. Okay, so Pankaj, you were looking for syllabus or course outliner. Okay, so Pankaj, try to understand. So it depends upon what you want to do. Everything is a specific syllabus. Maybe the team will share the three syllabus which can be relevant with respect to the current course, which are more towards the NLP side, the LLM course, and the computer vision one. So I think the team will share some links, Pankaj, for you to refer to. Hmm. So that's for Pankaj. When I'm teaching, it's important that you guys understand when you're building portfolio, it need to be production ready. Fine tuning can be done in 100 ways, but a production ready system, for example, is you need to ensure that when you are deploying via VLLMs, but that will not be available in a course in that direction. So VLLMs के साथ deploy करना. So when you say production ready, by default, when you are building something,
your day one should be like कि ये production पे कैसे जाएगा, scale कैसे करेगा. That's how your mindset need to be. So the courses or the discussions which we'll be having or we are having right now in some of the other lectures are very much production focused, because that's what we do on a daily basis, Pankaj, in terms of deployment. Any other question, guys? Hmm. Okay, so I'll always spend some time, and I'm gonna give 2 more minutes. Guys, be ready. Ask open questions. Is the open floor? And for example, definitely these things are important not just for you, if you for your friends too. They should know about it. They should know how and what we are doing here. Very interesting, different way of doing things. But I just want to make sure that you guys understand and build a very strong portfolio. We all need to be at the top level in terms of using and updating codes at production level scenarios and building a very strong portfolio. Okay, perfect, guys. I think we are good for now. Then, thank you very much. Yeah, okay. Portfolio में GitHub etc. Right? No, bro. Portfolio meaning that you are able to on yourself build a strong portfolio where you have one production ready rack system deployed somewhere, one fine tuned model deployed somewhere on Hugging Face, one let's say a big uh, computer vision assistant model with uses image analysis deployed somewhere. That's your portfolio, which you put in your resume, and that will give you a confidence. Perfect. Okay, then, guys. I hope you guys have learned a lot from this. Thanks a lot. Good day to everyone. Bye bye. Thanks, Yeah, Aditya. It's a nice way you have explained. We have all things clear. So nice. thank you so much. Yeah, Thank you. Aditya, Thank sorry you. to Yeah, interrupt yeah, you. yeah, yeah, Just a yeah. short Please. question. Mhm. Basically, just I need to understand what kind of environment we do. We would have it. The reason because why I'm asking because we don't have a GPU, right? GPU would need Hmm. for every ML model to get processed. Our laptop would not be suffice. Would not have sufficient memory there. And Hmm. also, if I would be working in Python environment, so I would not prefer to use either Colab or Jupyter. The reason because it is not much helpful when you would be experiencing in terms of the production environment. So Hmm. ultimately, I just need to experience because I have done a lot of Colab based experience. I have created multiple projects. Also, I have used my Python virtualized environment also within my laptop because it has a less resources. But the moment when I would start taking the heavy models and start giving it the query, so my laptop 8 GB RAM would not be sufficient. Even a GPU would require to process. Otherwise, my complete pipeline for training my data would take around at least 8 hours, which is only Absolutely. Collab can help you to give me the GPU. So GPU would also have a limitation where you can process for certain duration or certain limitations for Hmm. 1 hour, but next day you Hmm. need to wait it. So I don't Hmm. have an infrastructure. So how this difficult rack solution that we are going to cover up Yeah, in yeah. your training? So So how would I yes, yeah, prep Pankaj. So myself? Pankaj, there are multiple ways, है ना? Yeah. As an engineer, we need to be jugadu to figure it out. But I'll give you some jugad examples. Number one, do you guys know that there is a concept on Hugging Face which is called as Hugging Face Space? Hmm. Correct. Do you guys know? Yeah, are you aware I about know it? what I have used it. I have So Hugging downloaded Face Space, dataset. I have downloaded no, no, dataset. no, 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 not data No? set. Hugging Face has a virtual machine scenario where you can deploy your things on a thing called as Hugging Face Space, SPACE, Hugging Face Space. Okay, there it's like you can deploy your BM. A lot of our Streamlit apps are deployed on Hugging Face Space. So Pankaj. my local VM will start rolling out there in No, the no, Hugging not your local VM. You should always prefer your create cloud VM. cloud VM. But you have a cloud VM personality with Hugging Face Space. That's one example, which is very cost effective. Number two, another example to you. Okay, there are basically ways in which you can get $1,000. Are you a student, Pankaj, or you're working somewhere? Both working in MNCs like TCS, Capgemini, and But also at do the you same time I have.
I'm a student there in one of the IIT doing MTech in AI. Nice, Pankaj. So if you are there, then you can easily get Microsoft Azure and AWS credits. Yes or no? It is there, but 300, credits there, dollars. So which will be consumed No. You get so on soon. AWS $1,000, Pankaj, That will be by consumed in a default. single day if I would start doing something. I You have don't need to. You don't need to see the way we. So you need to understand this. Okay, first of all, once you get enrolled, you definitely get a lot of credits in GPU capability, which you can use once you get enrolled in the CBX program. But that doesn't stop you from leveraging certain clouds where you can scale at a certain level. Like for example, uh, uh, OVH cloud. Have you heard about? no. This is the first time I'm. Yeah, if you look at the cost, it is 80% cheaper than any AWS or Azure cost. But not a lot of people know. It's present on Hypervisor, OVH Cloud. Yeah. Still, Okay. Now, 20% would be because the cost involved there, so I would be, being, you student ultimately, yes. See, would not if would you, not prefer. yeah, yes. So you may not be able to get everything for free, Pankaj. Correct. You have to use something, and that's how we do at production. What is the most ultimate way of using the cloud systems? Is there something which is for free? But because you've asked this question, I'm gonna share a detailed document of using, let's say, a 7 billion or 70 billion training at the cheapest cost or almost for free for you and for everyone, because it's an important question to understand and ask for. But the main thing which you need to ensure is that can you use, let's say, cheaper instances which basically can help you do a production grade system. If you are doing something for training and learning, Pankaj, it's not possible for you to spend $3,000 and say that it can I get it for free, can I get a A100 machine for free for a given duration. Correct. It's always going to be cost. But in CBX, we have collaboration with some partners where we get a lot of credits which can be used for doing practical training at our end. So that's there. But on a general scenario, it's difficult, Pankaj. There are schemes and things which come out on a regular basis. But like for example, if I want to use some model externally, I can use Quen or Llama, which are available online. Correct. But let's say if I have to use a proper dedicated GPU, then these places you get those GPUs. Like there's a thing called as Fly.io, which is again available. I've explored a lot of them. I was trying to figure out a way to get the most cost optimized, but they may give you some free trial and all, but nothing comes from free around these GPUs, Pankaj. They are quite costly in terms of usage. But OVH is something which I found is the best cost effective cloud system. Not a lot of people know about it, but it's very cheap in that direction, Pankaj. Okay. So है ना? basically, in last 2 days, what I have done it, and you must have heard the name of this Claude. That is not freeware, right? People are even doing courses like a certification. So this is the architecture level. So when I started, Mhm. exploring what I have seen there, it is required you to have, the paid subscription for your cloud model, right? It's not free. So there is an alternative nowadays. Everywhere it is, people are talking. When I have experienced it, there is a NVIDIA NIM, so a proxy server, or there is another alternative which you can use Open router. open router also. Not Open open router, router is it's something open which code. Sorry, open code. So this two methods we let can me let me correct customize you. our model and integrate Yes. another method. Yeah, yeah. No. Pankaj, let me correct you. Open code. What is open code? I use open code. That's why I can tell you. Open code is nothing but a replacement to cursor. Correct. Okay. Replacement. And the like the thing is that ultimately you still need LLM secret keys to put Correct. it against LLM. Now that LLM, there can be some open source LLMs available which you can use. No. My Open source, I intention mean was for free. something different. What I was trying to highlight is when you start using a cloud with their inbuilt model, you cannot learn it. The reason because it is paid. Model is paid. So there is an alternative to which you can integrate your cloud interface with open code or with GLIM. That will help you Yes. to learn your cloud, and you can be ready for your basic commands. So learning experience will be there. So this kind of integration, the experience that I have seen, this is jugaad basically. Got it. So you can do the same thing with Open Router, Pankaj.
Yeah, I did yesterday night. Open code It is with working OpenCloud. fine in my Yes. laptop. Perfect. So But yes, same thing I that's a want to good learn point. from you when I would come here. So many things. Basically, you want to get an idea of some practical use cases in that direction. Pankaj. I got the idea. Yeah. Okay, then I've noted it down. So let me basically put something which is related to OpenClaw, and then give you a complete open source environment where you can learn So these in things. top of to this, why I asked this query, because Yeah. I need that clarity. Your course curriculum go along with this cloud based, learning experience, or you will use Cursor or some other tools for programming and coding and all this. Because We should everywhere people never are talking be about cloud, dependent. right? Yeah, no, Pankaj. So, for example, do you know that GPT 5.5 has basically surpassed Claude Opus 4.7 in terms of its outcome and No, no, efficiency? that is not. So, Not this the problem is that these models will evolve and there'll be one company coming on top and the other. In production, where we work at scale with so many different companies, we are never vendor dependent. We build vendor agnostic systems. So do not depend on just Claude. Today, Claude is good. It is not necessary that there can't be two more models which are better than it. Okay, you should basically adapt to it, learn the holistic picture. Always remember, don't just focus on one thing. model is Definitely, you fine. should know. Model we can use any model, No, right? no, no, even the ecosystem, Pankaj. The Don't interface just I'm rely talking on about. Claude Cowork ecosystem. There are other ecosystems which are important and like you should be understanding. Like for example, I can tell you 10 companies who are using OpenClaw in their ecosystem and not Claude. Then what? So understand the base concepts. Don't be vendor dependent. But Claude Cowork is already part of our course, Pankaj, when you look at it. Okay. And also the other things which are with Claude Cowork. Right. Second, Cursor MD files are part of the code. Claude Code, the entire Serena Claude Code integration is part of the system. How you can use context memory optimization to ensure that you consume less number of tokens every time you write a code is part of the code, the course. But yeah, these things are there. One more question I have from Bharat. What are the current requirement for an AI ML engineer for entering a confident interview? Okay. So it's very simple. Like when I look at it, it's like practical implementation. When we hire, we even don't think about the college and degrees. It's important that what kind of practical experience you have. When I say practical experience, it doesn't mean you've done some job, but what's your portfolio? Have you done these things? Can you do that? These are important. And again, as I was discussing with Pankaj, one of the things, do you have an experience of Claude Cowork? Do you have an experience with working with multi-agentic frameworks? Do you have an experience what kind of standardized automation pipelines you can build on your own? These are important. So what Pankaj was asking is something which is part of the coursework, but at the same time, it's important that as a student, we all know and understand. Bharat. Hmm. Any other question, guys? Course curriculum and syllabus I would. Got it. Okay, we'll share it. I think the team is gonna share this. Like there were previous sessions where this was shared, but I think they'll share it again in the group. The next batch may start from June. So yeah, I think we'll share the details, Pankaj. Perfect. What else, guys? Any other question? One good comment Yeah. in terms of appreciation, because I have seen, I used to attend multiple workshops. Hmm. So many big companies are coming and they're claiming they are teaching, right? They are big brand names, right? The kind of those presentation they are giving it to you, they are using same, the kind of no code approach, which really I don't like. The reason, because I'm an engineer, I don't Yeah. prefer the kind of no code. If there is no code, there is no life for engineer. Agreed. So the kind of presentation that you have given, the intuition that I got it from your side, one of the first engineer I have seen who is really talking about in a right direction. He is talking about RAG, how this RAG can be utilized. He is not only using bluff words. He's just only giving an example, the projects, the kind of where we can use multiple, optimization, where the LoRa will fit, where LoRa will fit, and then how different, techniques can be, integrated together for building up a single project. So this kind of, learning experience would come only from those guys who's really, using this in Okay. their organization. So Yes. this gives me a confidence, like even I'm senior than you, maybe, right? But I'm 100% sure that you would have something where I can learn from something from you. So this is really a positive thing. What Perfect. I Perfect. Thanks a lot.
Thank Yeah. you, Pankaj, for this. And this was the difference which we observed at our end. And that's why, like, the practitioners are actually who are currently deploying code at global scale. That the difference between theory and practical is this. And once we know how to do this, this becomes very easy, fundamentally easy to know when to use what and where. So I thanks a lot for this information, Pankaj, and thank you for the comment. But yeah, this is something which I strive for personally. That I want to make sure that what we learn is something which is practical and we can apply it immediately after the session, here and there, in that direction. But yes, this is important for us too. Yes, perfect. Any other question, guys? Oh, I see Manit is also here on the call, but yes. Hi, Hi, Manit. I'll not disturb and silently just listen. Yeah. So there are a lot of, yep, it's interesting to hear your voice after a long time. But yeah, guys, any other question, any other thing that you wanna ask, or should we close the session and we'll do discuss it later on in the WhatsApp group, or you guys can ask direct questions in the CB Express community. Uh, okay, I think we are good for now. Done. Thank you everyone for joining in. Uh, thanks a lot, Manit. We'll touch base with you later on. But yeah, thank you. Bye bye. Good day.